बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे जिसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें कि आप दोस्तों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 12 की तरफ। आप दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं, उसने पूछा। खाना खाते हुए अचानक चौंका था, फिर संभल कर बोला, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इस रिश्ते को समझने के लिए। एक अनजान शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है रू। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ किसी किस्म का कोई समझौता करो। जहाँ खुशियाँ हो वहाँ समझौता नहीं होता, लेकिन इसके लिए पहले मोहब्बत का होना ज़रूरी होता है। खाना तो खिला दिया, एक कप चाय मिलेगी? यार ने उसे मौजू से हटाया था। मैं पहले नमाज अदा कर लूँ, उसने पूछा। वाई नॉट। वो उठकर वज़ू करने चली गई तो यानी वो अपना लैपटॉप उठा लिया था। वो तकरीबन 5 मिनट में नमाज पढ़ के फारिग हुई और उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। ये क्या, आज तुम्हारी नमाज इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई? दुआ नहीं मांगी क्या? उसने चाय का कप थामते हुए पूछा था। चाय बनानी थी ना, इसने वजह बताई। दुआ मांगती रहा करो, दुआओं में बहुत असर है। वो मुस्कुराया था। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आपको पता है आपके दोनों गाल्स पे डिम्पल है। उसने एक्साइटेड होकर उसकी मालूमात में इजाफा किया। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुलकर हंसा था। आप एक डिम्पल मुझे दे देना। हाँ तुम दोनों रख लो, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हैं माशाअल्लाह। उसने खुलकर तारीफ़ की थी। बस तुम्हारी सदका जारिया वाली बात पर अमल कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा मैं अब सोने जा रही हूँ, रू ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। सुनो, उसने पुकारा था। जी। वो पलटी थी। दुआ मांगती रहा करो, वो मुस्कुरा कर बोला और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यारिम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी को जवाब देना ज़रूरी समझता था। हाँ लेकिन लैला उसे घूरे जा रही थी जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने नहीं कहा कुछ भी मेरे जाने के बाद, उसने खुद ही बात शुरू की थी। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो भी निकल गया था, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने सारिम के सामने झूठ क्यों बोला? जानते हो जब वो लड़की चली जाएगी तब हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, और अगर इसने गवाही ना भी दी तब भी बुरी फंसेगी। बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो वो यही है हमारे साथ। कल हमारा एक आदमी मारा गया, वो पुलिस की हथकंडे चढ़ चुका था। उसने खुदकुशी कर ली। इसके घर वालों को एक मोटी रकम भेज दो और अफसोस के लिए भी चले जाना। मुझे ज़रूरी काम है, वरना मैं खुद ही चला जाता। तभी शारिफ कमरे में दाखिल हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यार इस तरह से किसी के मरे हुए घर वालों को देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है। अफसोस होता है जब लोग अपने बिछड़े हुए को रोते हैं। वो बेचारा तो हमारे साथ काम करते करते ही मरा। शायद अब लोग हमें कसूरवार समझ रहे होंगे। उसे 4 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी। तब उसे मैंने बचाया था। अगर वो तब मर जाता ना तो इसके घर वाले 4 साल से रो रहे होते, लेकिन अब वो उसे अच्छे अल्फाज में याद करके रो रहे होंगे। उसने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है। वो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद पहले ही खो चुका था। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ काम करना चाहता था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। वो अच्छा था, लेकिन एक मशीन से कम ना था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी टीम में जिंदा दिल लोग चाहिए, लेकिन ऐसे अधमुर्दा लोगों के लिए भी मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ और इस लड़की को भी साथ ले जाओ। जब से आई है उसने काम तो कुछ किया नहीं है, जबकि अपना फैसला सुना चुकी है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। खिजर ने इसकी बात मुकम्मल की। अच्छी लड़की है वो, शारिफ मुस्कुराया। वो सिद्दीक की बेटी थी शारिफ, खिजर ने गुस्से से कहा, क्योंकि उसकी रंगीन तबीयत से अच्छे से वाकिफ था। लेकिन फिर भी वो इतना गिरा हुआ तो हरगिज़ ना था कि सिद्दीक की बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा करता। वो तो उन लड़कियों के पास जाता जो खुद ही उससे वेलकम करती थी। सारा दिन रूह बस एक ही बात सोचती रही। वो आदमी जो उसके सामने मरा था उसने डेविल का नाम लिया था।
पुलिस वाले ने उससे पूछा था क्या डेविल का आदमी है क्या, इसके लिए काम करता है, तो उसने इनकार कर दिया था। उसका कहना था वो किसी डेविल को नहीं जानता। और फिर जब इसने पुलिस वाले के सामने डेविल का नाम लिया, वो कैसे अजीब नज़रों से उसे घूरने लगा था। लेकिन फिर ये भी तो कहा था कि वो न जाने किस डेविल की बात कर रही है, वो तो एक ही डेविल को जानता है। लेकिन ये बात तो ठीक हो गई। इंस्पेक्टर इसके शौहर को जानता था और इसे इस तक पहुंचा दिया। उसे इस इंस्पेक्टर को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन ये तय था कि अब वो घर से निकलने की गलती कभी नहीं करेंगी। न जाने कितने परेशान हुए होंगे ये मेरे पीछे, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा मुझे। मैं भी ना बेवकूफ़ों की तरह उठकर चल दी। आज क्या बनाऊँ उनके लिए, वो फ्रिज खोले हुए सोच रही थी जिसके अंदर सब सामान मौजूद था। सर यहाँ सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, पेट्रोल पंप का वर्कर इसके करीब आकर बोला। क्यों, पेट्रोल पंप है, आग लग सकती है, उसने बताया। और तुमने जो किसी की ज़िंदगी में आग लगाई है उसका क्या क्या मतलब है आपकी इस बात का, वो आदमी गुस्से से बोला था। एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके तुमने इसकी ज़िंदगी को आग ही तो लगाई है। उस लड़की का मेरे साथ अफेयर चल रहा था, रोज़ गिफ्ट और पैसे मांगती थी मुझसे। इतनी छोटी बच्ची नहीं थी जितना तुम लोग समझ रहे हो। मैंने बस अपनी दी हुई रकम वसूल की है और वैसे भी कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। वो आदमी बोले ही जा रहा था जब उसने अपने पेट पर कुछ महसूस किया और फिर दर्द से बिलबिला उठा। कोर्ट से तुम बरी हो चुके हो, लेकिन डेविल की अदालत में नहीं। और कोई भी जिनाकार डेविल की अदालत से इस तरह से बरी नहीं होगा। डेविल की अदालत में इस गुनाह की सज़ा सिर्फ और सिर्फ सज़ाए मौत है। पेट्रोल होल्डर से पेट्रोल का पाइप निकाला, वो दर्द से बिलबिलाते हुए आदमी के मुंह में डाल दिया। तुम जानते हो वो लड़की खुदकुशी कर चुकी है, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली तुम जैसे इंसान के लिए। तुमने कहा एक 13 साल की बच्ची तुमसे तोहफे और रकम लेती थी, लेकिन मेरी नज़र में वो एक छोटी बच्ची थी। पेट्रोल इस आदमी के अंदर तक जा चुका था, सांस फूलने लगी थी। लेकिन यहाँ सांस लेने की इजाज़त दे कौन रहा था? इंसाफ था डेविल का, इंसाफ हर जिनाकार के लिए। उसने एक झटके से ज़मीन पर फेंका और अपनी जेब से सिगरेट निकाला, माचिस की तीली से अपना सिगरेट जलाया और वहीं जलती तीली उस आदमी पर फेंक दी। और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वहाँ से निकल गया। उसे ना इस आदमी से मतलब था और ना ही इस पेट्रोल पंप से। उसे आज ही पता चला था कि इस पेट्रोल पंप में वो अकेला नाइट ड्यूटी करता है, वरना इस काम के लिए इसे कोई और जगह का इंतखाब करना पड़ता। वो घर आया तो शर्ट पे सिर्फ खून के धब्बे थे, शायद इस आदमी के पेट पर ब्लेड चलाते हुए लगे थे। उसने घर जाते ही कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे का रुख किया, लेकिन रूह उसे देख चुकी थी। वो फौरन दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ है आपको, ये खून कहाँ, चोट लगी है आपको? एक पल में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे चोट नहीं लगी है, वो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, रास्ते में उसे अस्पताल पहुंचा रहा था, शायद कपड़ों पर धब्बे लग गए हों। आप ठीक है ना, वो रोते हुए पूछ रही थी। वो मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेंज करके आता हूँ, फिर इत्मीनान से देख लेना। उसका गाल थपथपाकर अपने कमरे में चला गया, जबकि रूह एक बार फिर से जाए नमाज पर बैठ गई थी। वो बाहर निकला तो उसे नमाज अदा करते हुए देखा। ये लड़की क्यों मुझे इतना गुनाहगार कर रही है, वो सोचते हुए सोफे पर आ बैठा था। डेविल ने अपने ऑफिस में ऐलान किया था कि अब यहाँ पर रूह का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है। जब उसके घर वालों का पता चल जाएगा उसे भेज दिया जाएगा। इस बात से लैला की परेशानी और बढ़ने लगी थी, लेकिन अब ऑफिस में इसका जिक्र भी मना कर दिया गया था, जबकि लैला को इसके घर जाने की भी इजाज़त ना थी। डेविल का कहना था कि सब अपने अपने काम पर ध्यान दें, जबकि खिजर को एक ही परेशानी खाई जा रही थी कि आखिर वो इसके घर वालों का पता क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं करने दे रहा। लेकिन फिर भी खिजर चुप ना रहा। वो यारम से छुपाकर रूह के घर वालों को ढूंढने लगा, लेकिन ये बात भी डेविल से छुपी नहीं रही। आज नहीं तो कल इस लड़की ने चले जाना है, इस लड़की के घर वालों का पता करना चाहिए। वो किसी की बीवी है। अगर मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए तो मैं खुद कर लूँगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसके अंदाज में गुस्सा देखकर वो भी खामोश हो गया था। 1 महीना गुजर चुका था। रूह उसका सारा काम अपने हाथ से करती। यानी ने अपना घर बदलवाने के बारे में सोचा तो उसने कहा कि वो यही ठीक है। यानी ने इससे बाहर पार्क में बैठने की इजाज़त दे दी।
लेकिन वो उन औरतों से बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी अगर वो सामने आ जाए तो हाल खैरियत पूछ लेती थी। लेकिन यारिम से छुपकर शारिफ और खिजर हर दूसरे तीसरे दिन उसके हाथ का बना हुआ खाना खाने आते, जबकि लैला को यहाँ आने की इजाज़त ना थी। उसने डेविल वाली बात का जिक्र भी इसके सामने किया था, जब उसने कहा कि यहाँ हर कोई अपने आप में एक डेविल है। डेविल मतलब? ड्रू ने पूछा। डेविल मतलब शैतान, यारिम ने बताया। अस्तगफिरुल्लाह, आप कोई शैतान थोड़ी हैं। उसकी बात पर चेहरे पर ज़रा सा डिम्पल नुमाया हुआ, फिर गायब हो गया। मेरा नाम यारिम है, यारिम काज़मी। तुम मुझे यारिम कहा करो। मैं कैसे आपको यारिम कहूँ? वो शर्माई थी। क्यों नहीं कह सकती? ये मेरा नाम है, वो पूछने लगा। आपके नाम का मतलब? वो कुछ बोलते हुए खामोश हो गई। हाँ बोलो। नाम? मेरे नाम का मतलब दिलबर महबूब सनम है ना। वो इसके चेहरे पर शर्म हया देख कर महफूज हो रहा था। आज वो उसके लिए फ़ोन लेके आया था ताकि दिन में उससे बात कर सके। सारा दिन उसकी बेचैन नज़रें उसका इंतज़ार करती थी। फिर कल तो उसने कह दिया, सारा दिन उससे बात करने वाला कोई नहीं होता। मेरा दिल करता है आपसे बातें करने को। आप काम से थक कर आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सुबह उठकर चले जाते हैं। सारा दिन मुझे आपका चेहरा नज़र नहीं आता, उसने मासूमियत से मुंह बनाकर कहा था। अच्छा, मैं कल तुम्हारे लिए मोबाइल ले आऊँगा, फिर जब तुम्हारा दिल करे मुझे फ़ोन कर लेना। क्या आप मेरे लिए फ़ोन लेंगे? फिर तो मैं फातिमा भी से भी बात करूँगी। वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम सिवाय मेरे और किसी से बात नहीं कर सकती उस फ़ोन पर, उसने गुस्से से कहा था। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी पाकिस्तान फ़ोन नहीं किया, अम्मी से बात नहीं की, रानिया आपी, तानिया आपी, मारिया आपी, किसी से भी नहीं, आवाज़ तक नहीं सुनी किसी की। वो उदासी से बोली। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फ़ोन लेकर नहीं लूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी से बात करो। उसने अपना फ़ैसला सुनाया था और अपने कमरे में चला गया। जब थोड़ी देर के बाद वो उसके पीछे आई। अच्छा ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, सिर्फ आपसे करूँगी। लेकिन आप तो उनसे बात करके उनकी खैरियत पूछ सकते हैं ना, आपके पास है ना अम्मी का नंबर? रू ने पूछा। हाँ, मैं अक्सर उनसे बात करता रहता हूँ। सब कुछ ठीक है, उसने झूठ बोला और आज उसके लिए फ़ोन ले आया था, लेकिन इसके अलावा इसमें सब नंबर ब्लॉक थे। यहाँ तक कि वो पुलिस में भी फ़ोन नहीं कर सकती थी। अगर उसे इतनी समझ होती तो वो ज़रूर पूछती। क्या तुमने वाकई शादी कर ली है? सानिम अब तक बेयकीनी से कॉफ़ी शॉप में बैठा था। उसके सामने यारिम बैठा आराम से कॉफ़ी पी रहा था। मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ यारिम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये शादी नहीं हुई। सानिम कब से बोले जा रहा था, लेकिन यारिम कब से करीब बैठी उसकी बेटी के गालों को छू रहा था। मायरा स्कूल क्यों नहीं गई? उसने सानिम की बात को इग्नोर करते हुए मायरा से पूछा। मायरा की तबीयत ख़राब थी चाचू, मायरा की तबीयत ख़राब थी चाचू। अरबी तर्ज लहजे की वजह से वो उर्दू नहीं बोल पाती थी, और फिर जब बोलने की कोशिश करती तो अक्सर उसकी ज़बान तोतला जाती। पहले मेरी बात का जवाब दो, सानिम ने कहा। मैं ज़रूरी नहीं समझता, उसने एक ही जुमले में इसे जवाब देकर फिर से मायरा के साथ मसरूफ़ हो गया था। हम दोस्त हैं ना यारिम? सानिम ने पूछा था। अच्छा, क्या ऐसा था कभी? सिद्दीक मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त, लेकिन तुमने क्या किया? वो धीमी आवाज़ में घबराया था। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था यारिम, वो इसी के अंदाज में बोला, और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ मुझे फ़र्ज़ के साथ गद्दारी करने वालों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं देता। यारिम, हम एक साथ दुबई आए थे, तुमने और सिद्दीक ने गलत रास्ता पकड़ा। सिद्दीक अपनी मंजिल तक पहुँच चुका है। यारिम, मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूंगा। कानून इंसाफ से हटकर कानून इंसाफ, हमें तुम्हारा कानून इंसाफ नहीं चाहिए सारिम, हम अपना कानून खुद बनाते हैं। फिलहाल मैं तुमसे ये सारी बातें करने नहीं आया, मैं सिर्फ मायरा से मिलने आया था। वो मायरा का गाल चूमते हुए उठा। क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो यारिम? सारिम ने पूछा था। इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिन बाद दूंगा, हो सकता है कुछ दिन बाद तुम्हारी ज़रूरत पड़े। बस इतना कहकर वो निकल गया, जबकि सारिम उसे आता हुआ देख रहा था। प्यार, मोहब्बत, फैमिली, इन सब चीज़ों से बहुत दूर था ये इंसान, बल्कि इंसान था ही कहाँ। सारिम बचपन से जानता था उसे। या अल्लाह, यारिम को कभी उस लड़की से मोहब्बत ना हो, वरना उस बेचारी लड़की का क्या बनेगा।
क्योंकि यारिम का जो रूप मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। उसका पागलपन उस लड़की को मार देगा। बचपन में उसने एक खिलौने के लिए यारिम का पागलपन देखा था, और सच तो ये है कि वो भी एक खिलौने से ज़्यादा इसके लिए कुछ ना होगी। एक मासूम लड़की को उसके हाथों बर्बाद मत होने देना। आज लैला का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम इसके साथ पार्टी करें। शारिफ ने आकर बताया। हाँ तुम लोग जाओ, मैंने कहा मना किया है, यारिम ने कहा था, जबकि ध्यान सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जहाँ एक मिनी स्क्रीन पर हैकिंग सिस्टम से किसी का मोबाइल फ़ोन खुला था, जिसे यारम बहुत गौर से देख रहा था। डेविल, जब से ये लड़की रूह आई है तुम तो उसी के पीछे पड़ गए हो, तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा। लैला का उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए देखा, जहाँ रूह का मोबाइल सिस्टम खुला हुआ था। वो रूह के एक एक मूवमेंट पर नज़र रखता था। लैला का रोज़ रोज़ रोना धोना देखकर आज शारिफ ने इसके सामने मुंह खोला था। रूह से पहले भी लैला मेरे लिए काम करने वाली एक वर्कर थी, और अब भी है। उससे ज़्यादा ना वो पहले कुछ थी और ना ही आगे कुछ होगी। अब मज़ीद कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से, मैं अपना काम कर लूँ। वो प्यार करती है तुमसे, शारिफ ने कहा था। तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा है उसे मुझसे प्यार करने के लिए। दिमाग ख़राब कर रखा है उस लड़की ने, और तुम दोनों ने भी मेरा। अब अगर तुमने ये प्यार का जिक्र मेरे सामने किया तो गोली मार दूंगा, उसे भी और तुम लोगों को भी। वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला और लैपटॉप उठाकर फेंक दिया था। मैं पार्टी का कहने आया था, हम सिर्फ वर्कर नहीं हैं, दोस्त भी हैं। तुमने कहा था एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना कोई एहसान तो नहीं। शारिफ ने घबराते हुए 2 कदम पीछे हटाए। फाइन, मैं आ जाऊंगा, अब जाओ यहाँ से, उसने घूरते हुए कहा तो शारिफ बाहर निकल गया। फिर दरवाजे पे मुंतज़िर मासूमा और लैला को देखा, ज़रा सा मुस्कुराया। मिशन डन, उसने लैला के हाथ पर ताली बजाते हुए कहा। बस अब मेरा काम हो जाए, लैला ने कुछ सोचते हुए कहा। सर गोली मार देंगे, मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हूँ, मासूमा ने कहा था। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा लड़की, लेकिन डेविल को 1-2 पैग से नशा नहीं चढ़ता, हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्यों ना हम डबल डोज पिल्स यूज़ करें, शारिफ ने मशवरा दिया। आहिस्ता बोला, बेवकूफ़, अगर इस राइट हैंड ने सुन लिया तो प्लान शुरू होने से पहले ही वो हमें गोली मार देगा। तुम लोगों को तो फिर गोली मार के आसान मौत देगा, मुझे ब्लेड से मारेगा, और वो इतना करो जितना मैंने कहा है। और वैसे भी मैं तुम सब की होने वाली मालकिन हूँ, तो मेरा आर्डर फॉलो करना होगा, तुम पर फ़र्ज़ है, लैला ने अदा से कहा। वो जल्दी से घर जाना चाहता था, लेकिन लैला की बर्थडे की वजह से इससे यहाँ आना पड़ा। ये क्लब लैला चलाती थी, दुनिया के सामने इससे कोई काम तो करना ही था। वैसे पुलिस की नज़र में वो डेविल यानी यारिम काज़मी के साथ काम करती थी, जिसकी दुबई में एक मेडिसिन कंपनी थी। ये काम सिर्फ वो दुनिया को दिखाने के लिए करते थे, वरना असल काम और असल मिशन इनके कुछ और थे। क्राइम की दुनिया में इन्हें हर कोई जानता। दुबई इनका असल ठिकाना था। सिद्दीक इसका बहुत वफादार आदमी था। वो 20 साल पहले इसके साथ पाकिस्तान से यहाँ आया था। तब इसका जान से अजीज़ दोस्त सारिम इसके साथ था, लेकिन वक्त के साथ सारिम ने अपनी राह बदल ली। सारिम को डान डेविल को पकड़ने का काम दिया गया था। पिछले 6 साल से वो इसके पीछे पड़ा था, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दे सारिम के हाथ नहीं लगा था। सारिम का कहना था कि वो ये रास्ता छोड़ दे, उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं, जबकि सारिम का जुनून इसे ये काम छोड़ने नहीं दे रहा था। वो जिस आदमी के आगे काम करता उससे मारकर उसने इसकी कुर्सी संभाल ली थी, और फिर ऐसे कई लोगों को मारकर सीढ़ियाँ चढ़ता वो डेविल बना था। शारिफ ने इसके ड्रिंक में डबल डोज पिल्स मिलाई थी, जिसका पहला सिप लेते ही उसने लैला की तरफ देखा था। लैला ने घबरा के नज़रें चुराई। उसे पता चल चुका था कि वो समझ चुका है कि इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। आई एम सॉरी, उसे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर लैला मनमनाई। अगर आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं होता तो मैं बरसी ज़रूर मनाता। ड्रिंक एक ही सिप में ख़त्म करता, गिलास वहीं फेंकता वो निकल गया था। खिजर, उसे रोको, उसकी ड्रिंक में डबल डोज पिल्स हैं, वो ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। लैला ने फिक्रमंदी से कहा। वो यारिम काज़मी है लैला, ऐसी छोटी मोटी पिल्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो नशे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, डोंट वरी। वो घर आया तो रूह रोज़ की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो पहले ही उसे फ़ोन करके बता चुका था कि आज वो जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले वर्कर का बर्थडे है। मैंने कहा था ना, खाना खा के सो जाना, तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो। वो उसके करीब आकर पूछने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर इसके पास आ गई। बहुत
वक्त बहुत हो चुका है, रूह से खींचकर अपने करीब करते हुए कहा था। आप शराब पी के आए हैं, उसने बेयकीनी से पूछा। शायद वो नोट न कर पाती, लेकिन इससे पहले कि वो कभी इसके इस तरह से करीब नहीं आया था। इसकी आवाज़ में खुमार था। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी। अपने होठों से उसका माथा छूते हुए बोला। आप जाएं, आराम करें। जारी है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।